Hello student, good morning. Okay, today we are discussing about the problem based on condition of solutions. Okay, चैप्टर नंबर 3 में आपके पास मैंने आपको बताया था कंडीशंस. ठीक है, कंडीशंस ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको 3 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस बताया था. यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो आपको पता हो कि उन तीन आपके पास जो यूनिक सॉल्यूशन हुआ करता था, यूनिक सॉल्यूशन, तो हम मानते थे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2. ये कंडीशन होती थी यूनिक सॉल्यूशन के लिए. और जो इन नो सॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो नो सॉल्यूशन में अपने पास क्या होता था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2. ठीक है, एंड थर्ड सिचुएशन हमने किसके लिए किया था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. ठीक है, ये कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए इस सॉल्यूशंस को करने से पहले, इन क्वेश्चंस को करने से पहले. तो देखिए, एक टाइप के तो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट तो वो होता है यूनिक या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में से एक केस हो तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन होना. ठीक है, एक है चाहे अनेक है. लेकिन जब जिस केसेस में सॉल्यूशन नहीं होगा तो मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो आज हम सिर्फ क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैंने कहा था कि मिसिंग वैल्यूज के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक में भी जो 4 क्वेश्चंस थे वो मैंने आज 4 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं. मैं उनके आपको सॉल्यूशंस ब्रीफ कर रहा हूँ. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस है. तो मैं यहाँ पे एक केस यूनिक सोल्यूशन का, एक नो सोल्यूशन का, एक इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का और एक ऐसा केस जिसमें दो अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और इनफाइनाइट मैनी केस, इनफाइनाइट केस में ही वो पूछी जा सकती है, यानी 2 वेरिएबल्स की. ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन बिलो द यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, ये बोल रहा है जो नीचे दी गई ये जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसका बोलता क्या है, नो सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन है. ठीक है, तो उसके लिए अपने को इस p की वैल्यू पता करनी है, ये p. ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशंस क्या थी, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0. ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास गिवन है और ये बोल रहा है कि इस p की जगह क्या होना चाहिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p. ठीक है, डज द इक्वेशंस जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो यूनिक हो जाए. तो देखिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए हम जानते हैं कि भैया ये वाली जो कंडीशन होगी वो होनी चाहिए. यूनिक का मतलब इन दोनों का पहले a1 a2 का जो रेशियो होगा वो b1 b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं कब नहीं होगा, तो क्या केस है, ये कंडीशन हम इसमें लगाएंगे. तो क्योंकि ये यूनिक दे रखा है, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें कैसे स्टार्ट करना है, क्या लैंग्वेज लिखनी है सोल्यूशन में, वो मैं आपको बता रहा हूं. तो आपको क्या लिखना है, सिंस द given pair of equations have unique solution. क्योंकि गिवन इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन है ना, गिवन दे रखा है यूनिक सोल्यूशन. ठीक है, इसका मतलब अगर यूनिक सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, ये होना चाहिए फिर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही होना चाहिए ना. और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि भैया a1 a2 b1 b2 क्या क्या है, a1 क्या है बेटा, a1 का मतलब है जो a जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या हो गया 4 और यहाँ पे क्या हो गया बेटा 2 हो गया. फिर b1 क्या है यहाँ पे p, ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड b2 क्या है 2. ठीक है, y के कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म जो होती है वो c. ठीक है, तो देखते हैं a1 a2 b1 b2 अपने पास है, तो वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2. तो यहां पे हो गया 4/2 डज नॉट इक्वल टू p/2.
ठीक है ना, A1 A2 B1 B2 की हमने वैल्यू दिखी भाई, ये इन दोनों का रेशो इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू इन दोनों का रेशो होना चाहिए, मतलब ये बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डज नॉट इक्वल टू का ही साइन लगाए रखेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या इसको पहले ऐसे भी कर लो कि भाई 2 से मैंने इसको काट दिया तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट मीन्स 4 जो हो जाएगा 2 2 जा 4 डज नॉट इक्वल टू P। ठीक है, या ये कह सकते हैं P डज नॉट इक्वल टू 4। इक्वल टू का साइन मत लगाना आप। ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, कंडीशन क्या डज नॉट इक्वल टू की है। तो यूनिक सोल्यूशन में ये चीज ध्यान रखना, हम गलती कर देते हैं, हम क्या करना है उल्टा सोल्यूशन निकालते हैं। हमें हमारे पास सोल्यूशन आया P डज नॉट इक्वल टू 4, मतलब P 4 नहीं होना चाहिए, और हम यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये चीज समझनी है आपको कि P डज नॉट इक्वल टू 4 आया, तो हमें तो P की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है P 4 नहीं आया तो क्या होगा। तो देखिए बेटा, P यहाँ पे अगर 4 हो जाता, P यहाँ पे 4 हो जाता तो 4/2 4/2, तो दोनों का रेशो इक्वल हो जाता, और इक्वल होगा तो यूनिक नहीं रहेगा। तो इसका मतलब 4 यहाँ पे अगर P की जगह आ गया तो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों रेशो इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल नहीं होने चाहिए, उस केसेस के लिए ये 4 की जगह पे कुछ और वैल्यू आ जाए, लेकिन क्या नहीं आनी चाहिए, 4 नहीं आनी चाहिए। तो जब हम ये लिखेंगे तो इधर लिख देंगे देयरफॉर P हैज other values than other than P has values, थोड़ी सी सेंटेंस सही करना, P has values other than 4। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आया है कि 4 के अलावा कुछ भी P हो सकता है, जिसके लिए ये क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, और इस चीज को आप टेक्निकली भी समझ सकते हैं, भैया P की जगह अगर 4 रख दिया तो 4/2 ये तो दोनों रेशो इक्वल हो जाएंगे ना, तो उसके लिए तो फिर ये यूनिक रहेगा ही नहीं, लेकिन सोल्यूशन यूनिक रहना चाहिए। तो उसके लिए बोला था इसने कि P क्या रखें, तो P कुछ भी रख दें, लेकिन क्या नहीं रखें, 4 नहीं रखें। तो इधर लिखना पड़ेगा P डज नॉट इक्वल टू 4 आया है, तो P हैज वैल्यूज अदर देन 4। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि यूनिक सॉल्यूशन में कैसे करना है, तो डज नॉट इक्वल टू का साइन है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि नो सॉल्यूशन का है, उसकी इक्वेशन में लिख देता हूं सॉल्यूशन 2। उसमें बोला है यही चीज है सारी, बस उसमें k गायब कर रखा है, p की जगह पे k है। ठीक है, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें आपके पास इक्वेशन है 3x + y = 1, दूसरी इक्वेशन है 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। ठीक है, ये आपके पास दिया है, तो नो सॉल्यूशन के केस है ये। तो देखते हैं अब नो सॉल्यूशन के केसेस में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें क्या लिखना होता है, सिंस क्योंकि दिया है, क्या केस दिया है, सिंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव क्या नो सॉल्यूशन दिया है ना, तो दिस थिंग इंप्लाइज नो सॉल्यूशन के केसेस में कौन सी कंडीशन लगती है बेटा, A1/A2 = B1/P2 but does not equal to C1/C2। ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन के लिए। तो देखते हैं अब इनकी वैल्यू पुट अप करते हैं। A1/A2, A1 क्या है यहाँ पे, देखिए बेटा 3 है। ठीक है, A2 क्या है, x का कोफिशिएंट पूरा है ये 2k - 1। ठीक है, = यहाँ पे y के कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, k - 1, और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। C1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 हो जाएगा। -1 समझ में आई, क्योंकि 1 राइट साइड में उसको इधर लाएंगे लेफ्ट साइड तो -1 हो जाएगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो। ठीक है, और ये 2k + 1 है, ये पूरा का पूरा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2k + 1। ठीक है, 2k + 1 तो पूरा एज इट इज, बस उसके बाद ब्रैकेट के बाद मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि पूरी टर्म इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, पर रेशियो में उस माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
आप डायरेक्ट भी इसको रेशियो में लिख सकते हैं, दोनों अगर एक ही तरफ है तो, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है भाई, ये तो डज नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ से के की वैल्यू तो डज नॉट इक्वल टू में आनी चाहिए। जब भी आप नो सोल्यूशन निकालने लगेंगे ना, तो नो सोल्यूशन में ध्यान रखना, ये दो सोल्यूशन में जो के की वैल्यू है वो पहले दो में ही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और यहाँ डज नॉट इक्वल टू का है, तो इन दोनों को इक्वल करने पे ही आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1, ठीक है, क्योंकि ये दो टर्म तो इक्वल है ना, तो इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो लेट अस सी, इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या होगा, 3 इंटू के, 3k माइनस 3 1 जा 3, तो समझ में आ रही है। 3 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे भी किया, इस पूरे फैक्टर से किया, और 2k - 1 को 1 से करेंगे तो 2k - 1 ही जाएगा, 1 से जिसको मल्टीप्लाई करते हैं वही आ जाता है। अब देखते हैं के वाली टर्म्स जो एक साइड कर लेंगे, इस 2k को हम इधर लेफ्ट साइड लाएंगे, 3k अपनी जगह है, 2k इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, और ये जो 3 है वो वहां जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और -1 तो एज इट इज है, ठीक है। अब देखते हैं 3k - 2k, बोलो 3 आलू -2 आलू, आप ऐसे भी करते हो ना भाई, 3 पेन -2 पेन, 3 पेन में से 2 पेन चले गए, 1 पेन, तो 1 पेन मतलब एक हम लिखते नहीं है, के ही लिखेंगे, 3k - 2k मतलब 1k, के आ जाएगा, और 3 - 1 2, तो k की वैल्यू क्या आई बेटा, 2 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया भाई, k की 2 वैल्यू अगर हो जाए तो ये जो सोल्यूशन है वो नो हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए मैं k की अगर यहाँ पे वैल्यू डालूं तो ये दूसरी इक्वेशन क्या बोलने लगेगी, तो 2 मैं यहाँ पे भरता हूँ, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 - 1 हो जाएगा 3, तो नीचे भी यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा a1/a2, ये 3 हो जाएगा ना पूरा कैलकुलेट जब करेंगे, 2 इधर पुटअप करेंगे, 2 2 जा 4, 4 - 1 3, ठीक है, तो a1/a2 ये हो जाएगा, और यहाँ पे y तो 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1, ठीक है, ये हो जाएगा, और डज नॉट इक्वल टू, देखिए C1 मतलब ये तो क्या है अपने पास -1 डिवाइडेड बाई, या माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, तो 1/2 2 जा 4, 4/1 इक्वल टू 5। तो इस केसेस में देखिए ये नो सोल्यूशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये दोनों चीजें तो सेम है, क्योंकि 3/3 क्या हो जाएगा 1/1, ये भी 1/1, तो a1/a2 b1/b2 क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, लेकिन C1 C2 के C1/C2 के इक्वल नहीं हो रहा है, तो दैट्स वाई k इक्वल टू 2। समझ में आई बात। तो इसीलिए ये वाली इसका जो नो सोल्यूशन वाला जो केस है वो सिर्फ हम किससे कर लेंगे, लेफ्ट वाले इन दोनों पार्ट से इक्वल करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इट डज नॉट इक्वल टू का साइन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जब केस नो सोल्यूशन का हो। अब देखते हैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन वाला केस, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थर्ड का सोल्यूशन देखते हैं। थर्ड में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए आपके पास है kx + 3y माइनस k - 3 = 0, और सेकेंड इक्वेशन है 12x + ky माइनस k = 0, ठीक है। आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, और गिवन जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। तो फिर से क्या लिखेंगे बेटा, बोलो सिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बोलो ना फटाफट, आप तो याद हो जाना चाहिए आपको। सिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन लगेगी बेटा, थर्ड वाली लगेगी, कौन सी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और वैल्यू पुटअप करेंगे तो a1/a2 बोलो बेटा k/12, फिर 3/k, और c1/c2 दैट इज -k - 3 डिवाइडेड बाई -k, यही है, ये पूरा कांस्टेंट हम c, और ये c2, ये c1/c2, ठीक है। अब देखें
तो ये दोनों ही इक्वल हैं, ये मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तीनों इक्वल हैं इस बार। ठीक है, इस माइनस से माइनस को मैं पहले ही काट देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से दो केसेस बन जाएंगे। देखिए आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का ही साइन है। अब यहाँ डज नॉट इक्वल टू का नहीं है, इसलिए यहाँ पे दोनों केसेस आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। तो देखते हैं, पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। k/12 इज इक्वल टू 3/k एंड, ठीक है, इसको यहाँ ले लेते हैं 3/k इज इक्वल टू, बोलो k माइनस 3/k, मतलब ये चीज इसके बराबर और ये चीज इसके बराबर। ठीक है, आप पहला और तीसरा भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो k इंटू के क्या हो गया बेटा, k² और 12 3 क्या हो गया बेटा 36 हो गया। और वहां से k की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस क्या आ जाएगी बेटा, √36 आ जाएगी। ठीक है, जब भी अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस के साथ आता है, क्योंकि -6 का भी रूट जो आएगा वो क्या आता है, देखो k यहाँ पे +-6 आया, क्योंकि 6 का भी स्क्वायर 36 होता है, -6 का भी रूट स्क्वायर 36 होता है। तो 36 का अंडर रूट करते हैं तो दो वैल्यू आती है -6 एंड 6। ठीक है, तो दोनों कंसीडर करनी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन अभी फाइनल सोल्यूशन नहीं आया, अभी उस साइड से भी देखते हैं। कॉमन सोल्यूशन जब दोनों में जो आएगा वही फाइनल होगा। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो k इंटू के, बोलो k², k इंटू -3 तो -3k इज इक्वल टू 3 इंटू के 3k, ये हो गया। अब देखिए k² -3k इक्वल टू 0। ठीक है, इस 3k को भी इधर ले आए तो माइनस के कितने हो गए बेटा, 6k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या है, k, तो k माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए ना, इन दोनों में से k कॉमन था तो इधर से k बचा और इधर से 6 बचा। तो अब देखिए, कभी भी आपने ऐसा फैक्टर आपने पढ़ा था ना पॉलिनोमियल में, फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसमें दो फैक्टर इक्वल टू 0 होते थे तो हम क्या लिखते थे, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0 तो हो गया, और यहां से क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो आप यह देखेंगे कि भैया आपके पास दोनों में से कॉमन सॉल्यूशन क्या आया। देखिए ना, यहां तो दो वैल्यू आई k की, कौन कौन सी, 6, -6, और यहाँ आई 0, 6। तो देखिए ये पॉजिटिव का जो 6 है आपके पास दोनों केसेस में मिला है। इधर भी पॉजिटिव का 6 एक सोल्यूशन है और इधर भी +6 जो है इधर है। तो इसका मतलब फाइनल सोल्यूशन जो है दोनों केसेस में जो लिया जाएगा वही तो होगा। तो इसका मतलब k इक्वल टू 6 जो है फाइनल हमारा आंसर रहेगा। तो देयरफॉर k इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर है। समझ में आई बात। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा तो उसी केसेस में इस तरह से दो पार्ट्स बन जाएंगे, दोनों में से जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर। तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे 3 टाइप के मैंने अलग अलग तीनों के कंडीशंस के मैंने बता दिए, लेकिन एक क्वेश्चन हम ऐसा भी करेंगे जिसमें दो अननोन वैल्यू निकालनी है, ए एंड बी। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए आपको हमेशा क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट केस होना चाहिए, क्योंकि दो अननोन पूछेगा तो इसका मतलब इनफाइनाइट देना ही पड़ेगा, क्योंकि दो सिचुएशन बनानी पड़ेगी दो इक्वेशंस के लिए। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपने पास, उसकी इक्वेशन लिख देता हूं सबसे पहले। 2x + 3y = 7 और a - bx + a + bx = 3a + b - 2। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, सीबीएसई के पेपर में, तो इसको बहुत करना जरूरी है। तो देखिए कैसे है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो वही काम हमारा। पहले क्या लिखते हैं हम, सिंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है,
तो उसके बाद इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो इसका मतलब कौन सा वाला केस लगेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो लेट अस सी, हम भरते हैं यहाँ पे 2 अपॉन, बोलिए a माइनस बी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 3/a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू c1/c2। भाई माइनस तो 7 है ही, ये इधर आएगा और ये भी इधर आएगा माइनस, तो 3a प्लस बी माइनस 2 करेंगे तो माइनस माइनस बाहर कट जाएंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, रेशो में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए वही इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में मैंने अभी अभी कहा था आपको कि 2 केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि तीनों चीज इक्वल है, तो ये दोनों अलग केसेस करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाउ 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी, एंड फिर 3/a प्लस बी, ये चीज इसके बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे, तो लेट अस सी ये कितना हो गया आपके पास, बोलिए 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू बी 3b इज इक्वल टू 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू बी 2b, यही हुआ। अब इसको देखो ए वाले ए के साथ, तो 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 3b उधर ले जाएंगे तो 3b प्लस का हो जाएगा और प्लस का 2b ऑलरेडी है, तो ठीक है, 3a में से 2a गए तो एक ही a बचेगा और 3b प्लस 2b करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 5b। तो देखिए एक रिलेशन अपने पास ये आ गया, a इक्वल टू 5b, यहाँ से ये बना, वैल्यू तो नहीं आई क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो इसलिए 2 इक्वेशंस बनेगी, आप इनको सॉल्व करके फिर आपके पास आंसर आएगा। तो लेट अस सी दूसरा केस देखते हैं, तो बोलो 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, समझ में आ रहा है ना, 7 इंटू ए 7 इंटू बी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब a की टर्म्स इधर लाएंगे तो देखिए 9a माइनस 7a, तो कितने बचेंगे 2a, ठीक है ना, 9a तो इधर है, 7a उधर से आएगा माइनस का, तो 9 माइनस 7 हो जाएगा 2a, और 3b और उधर से 7b, ठीक है, तो 3b माइनस 7b और इज इक्वल टू 6, ये 6 में वहां कर दिया, तो ये हो गया 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6, 3b माइनस 4b, 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी ये इक्वेशन जो है वो 2 से डिवाइड हो सकती है, और छोटा कर देंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बच जाएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आपके पास यहाँ पे जो रिलेशन आया वो क्या आया, a माइनस 2b इक्वल टू 3, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप देखिए बेटा, आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है अलजेब्रिक मेथड से आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ध्यान रखो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में a इक्वल टू 5b है, तो इस a की जगह पे हम क्या डाल देंगे 5b, ठीक है, तो पुट a इक्वल टू 5b इन सेकेंड, तो a की वैल्यू 5b है, तो इस a की जगह क्या कर देंगे हम 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3, समझ में आ रही बात, a इक्वल टू 5b है तो b की शक्ल में मैंने रख दिया यहाँ पे, तो 5b माइनस 2b कितना हो गया 3b इक्वल टू 3, और 3 से 3 कट गया, b इज इक्वल टू 1, ठीक है, b इक्वल टू 1 आ गया, और b की वैल्यू फिर 1 कहाँ पुट कर दूंगा, पुट b इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, तो a की वैल्यू आ जाएगी, आएगी नहीं, b की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 5, समझ में आ रही बात, तो देयरफॉर a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 1, ये हमारे सोल्यूशन हो गया, समझे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 लीनियर इक्वेशन बनेगी, एक यहाँ से एक यहाँ से, और उनको फिर जैसे एक्स वाई में इक्वेशंस होती थी और एक दूसरी एक्स और वाई में इक्वेशन होती, तो आप उनको सॉल्व करते थे एल्जेब्रिक मेथड से किसी से भी, तो उसी तरह से इन दोनों को हमने सॉल्व किया, हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया, क्योंकि a इक्वल टू 5b था तो डायरेक्ट a की जगह 5b डाल दिया, तो यहाँ से 3b बन गया, तो b यहाँ से निकल गया, और b की वैल्यू इस फर्स्ट में डाल दी तो a की वैल्यू निकल गई, तो a और b की मिल गई हमें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस तरह से
और भी क्वेश्चन सजेस्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वर्कशीट में मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये हर टाइप के सॉल्यूशंस मैंने बता दिया आपको, यूनिक, नो और इनफाइनाइट केस में, ठीक है। इनफाइनाइट केस में 2 वेरिएबल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द न्यू टॉपिक्स। थैंक यू, बाय बाय।